केमिस्ट्री एक हाईली डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट जिसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबकी अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं। सो ऐसे सब्जेक्ट्स में 180 स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, मतलब फुल एंड फुल स्कोर करना है, फिर हाई स्कोर करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें एक जैसी नहीं दिखाई देती। सो दैट इज़ वाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन स्कोर 180 आउट ऑफ 180 फुल एंड फुल इन योर केमिस्ट्री, व्हाट्स अ कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर नीट 2025 एंड 2026। यस, ये दोनों के लिए। कमिंग टू माई इंट्रोडक्शन, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी दीपक साउ, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स दिल्ली। एंड अगर मैं अपनी नीट जर्नी के बारे में बताऊं तो आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5 इन नीट 2021 एंड इंटरेस्टिंगली मेरे केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 थे, तभी मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। रिसेंट टाइम में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं केमिस्ट्री में, उसको लेके ये वीडियो बनाई गई है। दिस वीडियो इज नॉट जस्ट लाइक कि मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि हाँ ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, नहीं। हम एग्जैक्टली बात करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं रिसेंट टाइम में, उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से प्लानिंग करने की जरूरत है, किस तरीके से चीज़ों को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा मैंने बोला कि केमिस्ट्री में आपके पास 3 एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तीनों ही अपने आप में काफ़ी अलग है, लेकिन इंटरेस्टिंगली देखा जाए वेटेज इक्वल है, लेकिन सबसे लीस्ट नंबर ऑफ चैप्टर इनऑर्गेनिक में ही है। तो एक तरह से देखा जाए इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा स्कोर करना हाई रहेगा इस बार। नाउ अब हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को लेके। यस, सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे वो है न्यूमेरिकल्स कहाँ है भाई। फिजिकल का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री सुनते हैं हमें लगता है न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स, भाई एक से एक टफ न्यूमेरिकल्स। बट लिटरली स्पीकिंग गाइस, जब मैंने नीट 2023 का पेपर देखा, मैंने देखा उसमें से 4 से 5 न्यूमेरिकल हैं, वो भी 4 से 5 न्यूमेरिकल। उसमें तो एक मुझे लग रहा था ये न्यूमेरिकल की कैटेगरी में डालूं भी कि नहीं डालूं। और इतने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल थे ना, मतलब एक बहुत बेसिक सा मोल कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक सा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई टफ न्यूमेरिकल मुझे मिला ही नहीं कि हम बोल सके कि दिस इज अ फिजिकल केमिस्ट्री पेपर। सो दैट इज बाय ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज, चीजें बदलती जा रही हैं। फिजिकल में न्यूमेरिकल कम हुए हैं तो बाकी टाइप के क्वेश्चंस बढ़ गए, असर्शन रीजन बढ़ गए हैं, फॉर्मूला क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, मैचिंग फॉर एग्जांपल फॉर्मूला क्वेश्चन, मतलब वो उन्होंने डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है, उन्होंने आपसे कोई कैलकुलेशन करने को नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि फॉर्मूला। ये नीट 2023 से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं बेसिकली। सो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज अ करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी का एक करेक्ट रिलेशन पूछा है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बेसिकली केमिस्ट्री का। उसी तरीके से द रिलेशन बिटवीन ये जो एन एम होता है, परमिसिबल वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच में रिलेशन पूछा, जो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इट इज जस्ट अ फॉर्मूला क्वेश्चन बेसिकली, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, आपको फॉर्मूला आता है, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, बस यही है। तो न्यूमेरिकल्स जो आ रहे हैं वो भी फंडामेंटल है और बहुत कम आ रहे हैं और थियोरेटिकल पोर्शन बढ़ गया है। सो अब क्या है, आपको फिजिकल की NCERT अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ये आपको समझना होगा, बिकॉज पहले जैसा नहीं रहा। 2 साल पहले अगर आप देखते हो तो इतना फिजिकल की NCERT रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अब जरूरत है। क्यों? लेट मी टेल यू। जैसे थ्योरेटिकल का पोर्शन बढ़ गया है, ये असर्शन रीजन थ्योरेटिकल है। फॉर एग्जांपल ये एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन आया, ये कहाँ से, केमिकल काइनेटिक्स। जब आप पढ़ोगे तब जाके आपको ये क्वेश्चन, ये आपको थ्योरी मिलेगी उसमें। उसी तरीके से ये जो आपकी थ्योरी है ना, ये आपको जब आप सेल वगैरह पढ़ोगे, जो NCERT में इलेक्ट्रो वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसको जब आप पढ़ोगे तब आपको ये वाली थ्योरी मिलेगी। सो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें आ रही है, इसलिए दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप NCERT जब लेक्चर हो रहे हो तब आप एक बार फिजिकल की NCERT पढ़ें, उसके बाद भी 1-2 बार पढ़ें। बायो की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम कंक्लूजन पे आए, फिजिकल केमिस्ट्री का कंक्लूजन क्या है, तो आपको डिसेंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिसेंट नंबर में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल वाला ही पैटर्न है। यस, अगर आप बोलोगे मेरे से कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो आप अपने इंटेक्स को देखो, अपने जो एग्जाम्पल्स हैं बीच बीच में NCERT में जो एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, जो इंटेक्स्ट है, लास्ट में जो एक्सरसाइज है, लास्ट वाली एक्सरसाइज फिर भी टफ हो जाती है कभी कभी। सो इंटेक्स्ट एंड एग्जाम्पल्स को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आने वाला है। और एक बार अगर आपने PYQs लगा लिए तो आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि फिजिकल का पूरा पेपर कहाँ जाने वाला है। कमिंग टू द अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डर लगता है क्योंकि ये याद नहीं होती, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई नो, बट द थिंग इज दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो कम है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी मेमोरी बेस्ड ऑल्सो। नाउ एक चीज़ जो आपको पता चलेगी इनऑर्गेनिक में, वो है कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं जैसे फिजिकल में हमने बात की ना कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो इससे टफ तो नहीं आ सकता, या इस टाइप का तो नहीं आएगा। बट इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक में कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है क्वेश्चन का। यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, ये होमोलैक्टिक
कॉम्प्लेक्स इनमें से कौन सा है? अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, वो आप 12th में कोऑर्डिनेशन का अमाउंट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो ये पता होना चाहिए। तो आपको लगेगा कि कोऑर्डिनेशन में अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, आइसोमेरिज्म है, ये सारी चीज़ें, स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड है, तो ये सारी चीज़ें हैं, या नोमेनक्लेचर है। बट नहीं, वो ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछते हैं इनऑर्गेनिक वाले, नहीं, वो इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट सबसे पूछते हैं, उनके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना कि कॉपर डाई प्लस कॉपर 1+ से ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, भाई इसका आंसर हाइड्रेशन एनर्जी इतनी बार पूछा है, इतनी बार पूछा है। आप प्रीवियस वीडियो में उठा लो, आपको 4 से 5 बार मिल जाएगा। आप 20-25 साल के प्रीवियस उठा लो, आपको 4 से 5 बार ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और ये डायरेक्ट इंटेक्स का है कि ये क्यों है, अगर आपने इंटेक्स का लगा लिया तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज दैट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द लाइन। यस, एक चीज़ और मैं बता रहा था, जैसा मैंने कहा कि सिंस कोई फिक्स्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन नहीं है तो शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आप क्या लिखोगे, आपको फिर सब कुछ लिखना पड़ेगा। और सब कुछ क्यों लिखना है? दैट इज वाई रीड अगेन एंड अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। बार बार अपना वो चेंज मत करो, एनसीईआरटी से ही आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ना है। दैट इज वाई। देखो, जैसा मैंने भाई आपको बताया कि ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, देखो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन 2 आए हुए हैं फिजिकल में, एंड इसी तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए हुए हैं। जैसे ये इनऑर्गेनिक का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, असर्शन रीजन है, सीक्वेंस है, मैचिंग है, स्टेटमेंट बेस्ड, इन सब की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप 5 साल के पेपर देखोगे ना तो धीरे धीरे इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वो है नीट एसेंशियल ऐप का, दैट इज AR पावर। तो इसमें आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चंस के तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट्स के 2.5K दैट इज 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपने इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के साथ साथ हर क्वेश्चन का आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ऑडियो एंड वीडियो। आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो एनसीईआरटी में किस पेज से कहाँ से लिया गया है बेसिकली। सो आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन को बुकमार्क कर सकते हो, उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो, दोबारा से ट्राई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इस AR पावर में सिर्फ असर्शन रीजन नहीं, इसमें स्टेटमेंट भी है, इसमें मैचिंग भी है, इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी हैं, इसमें सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी। अगर आप सिर्फ नीट 2024 तक इसको चाहते हो तो 749 में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप नीट 2025 तक जाते हो तो ओनली फॉर 1249 में आपको ये मिल जाएगा। सो मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, गो एंड चेक इट आउट। नाउ अनदर थिंग इज दैट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द लाइन। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हर लाइन रटते चले जानी, आपको उसको मतलब भी समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया था, नीट 2023 की बात करो। ये सारे क्वेश्चन मैंने नीट 2023 से ही लिए हुए हैं, एकदम रिसेंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज वाई ये क्वेश्चन है, टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशन। या करेक्ट रिलेशन, दिस इज अ मेजर क्वेश्चन कि व्हाट इज करेक्ट रिलेशनशिप। कमिंग टू द पॉइंट बेसिकली, तो इनमें से अगर हम देखें सो इनमें से एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, इसको आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में बोरॉन और एल्यूमिनियम वाली वो फैमिली पढ़ोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, दीज एलिमेंट रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म ट्राईहैलाइड, यानी कि इनके ट्राईहैलाइड ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू मोनोहैलाइड। लेकिन टेलुरियम आयोडाइड के साथ ऐसा नहीं होता है, बेसिकली इट्स जस्ट एन एक्सेप्शन। दैट इज वाई इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। जो एक्सेप्शन लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शंस, दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो एक्सेप्शंस होते हैं, एक जनरल पैटर्न होता है, एक एक्सेप्शंस होते हैं, तो आपको एक्सेप्शंस को अलग से लिखना पड़ेगा। आप पूरा वो अलग से मत लिखो, बट आप एक्सेप्शन शॉर्ट नोट्स में अलग से लिख सकते हो। दिस इज माई सजेशन फॉर यू। कहीं पर भी एनसीईआरटी में जब आपको कोई चीज़ समझाई जा रही होती है कि ये इससे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, या फिर ये कंपाउंड ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, वो एक प्रोबेबल असर्शन रीजन का क्वेश्चन होता है, या फिर एक प्रोबेबल स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि एनसीईआरटी आपको कुछ बता रही है और वो जो बता रही है वही अपने आप में क्वेश्चन बेसिकली। सो जब आप इस तरीके से अप्रोच करोगे तब जाके आप फुल एंड फुल इनऑर्गेनिक स्कोर पर कर पाओगे। नहीं तो फिर पता क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको लगेगा भाई मैंने ये पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उस तरीके से एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा, उस नज़रिए से एनसीईआरटी को नहीं देखा। दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट वेरी एक्यूरेटली। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत सारे लोगों की काफ़ी ज़्यादा फेवरेट, बट बहुत सारे लोगों को इससे डर भी लगता है, दैट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ फंडा ये है कि ये थोड़ा सा टफर साइड पे है। मतलब बेसिकली देखा जाए इनऑर्गेनिक का सिलेबस काफ़ी रिड्यूस्ड है, फिजिकल काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, बट ऑर्गेनिक अकेली एक ऐसा सब्जेक्ट है अभी जो चल रहा है, दैट इज़ जिससे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको टैकल करना उतना आसान भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी के कंपेरिजन में। नाउ अब देखो, बहुत सारे लोगों का ऑर्गेनिक वीक है। अगर ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना है, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज
आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। यस, मैंने स्टार्टिंग के 3-4 महीने ऑर्गेनिक में सिर्फ ये 2 ही टॉपिक्स पढ़े, दैट इज जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म। बिकॉज आपको एक बार फंडामेंटल चीज़ समझ में आ गई ना कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन पे किस पे जाके पहले अटैक करेगा। तो ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, आई नो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाएंगी, बट वही है, आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई आप इन दोनों टॉपिक को जितना अच्छे से टाइम दे सको, आप उतने अच्छे से दो, तभी जाके आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगी, तभी जाके आपको ये लगेगा कि आप चीज़ों को समझ रहे हो, ना कि सिर्फ याद कर रहे हो। बिकॉज नहीं तो एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस रिएक्शंस को रट ले रहा हूँ, बट ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। तो आपको थोड़ा सा अलग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी काफ़ी अच्छा आ रहा है उससे, तो ऑप्टिकल वगैरह आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम दिया हुआ है। नाउ अब द नेक्स्ट थिंग इज दैट फॉलोइंग एवरी नेम रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को करना है, नहीं, आपको हर नेम रिएक्शन करना है। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें जिंक HCl एंड कंसनट्रेटेड जिंक Hg एंड कंसनट्रेटेड HCl का रिएक्शन पूछा गया है कार्बोनिल कंपाउंड पे बेसिकली। तो इसका इफेक्ट क्या होता है ये आपको यहाँ से पता चलेगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे कार्बोनिल कंपाउंड, तो उसमें क्लीमेशन रिडक्शन दिया है। एक और बहुत प्यारा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ये जो सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आपको एक कंपाउंड दे दिया और एक रिएजेंट दे दिया, फिर उससे एक कंपाउंड बनेगा, फिर उसके ऊपर एक और रिएजेंट, फिर उसके ऊपर एक और रिएजेंट, एक सीरीज चलती रहती है, एक रिएजेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें एक ही आंसर है कि आपको हर रिएजेंट आना चाहिए कि ये कैसे एक्ट करता है। इसका एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, अब उन सब का एक पोस्टर बनाओ या फिर उसको एक पेपर में लिखो और उसको वॉल पे चिपका दो। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। जब आप रोज उस रिएजेंट को देखोगे, कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती हो जाएगी, कहीं ना कहीं अब आपको फैमिलियर सा लगने लगेगा, कहीं ना कहीं आपको पता रहेगा कि हाँ ये ऐसे ही काम करता है, ये ऐसे ही काम करता है, इस जगह काम करता है, इस जगह काम नहीं करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब चीज़ें आपकी आंखों के सामने रहेंगी बार बार, तो आपको अपने आप वो याद हो जाएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ नया केमिस्ट्री में सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।